चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आरबीआई के कार्य जो वो कर सकती है और आरबीआई के कार्य जो वो नहीं कर सकती। आरबीआई के कार्य जो वो कर सकती है और आरबीआई के कार्य जिसको हमने बोला था वर्जित या प्रतिबंधित कार्य, मतलब वो कार्य जो आरबीआई नहीं कर सकती। अब आज की क्लास में हमको पढ़ना है आरबीआई द्वारा मौद्रिक या साख नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले उपाय। ये हमारा आज का टॉपिक है कि जो केंद्रीय बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, वो देश में जितनी भी मुद्रा है, अर्थव्यवस्था में जितनी भी मुद्रा फैली है, उस मुद्रा को, जिसको हमने बोला मौद्रिक या साख, को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाती है, वो क्या तरीके हैं जिससे आरबीआई अर्थव्यवस्था में फैली मुद्रा को या तो बढ़ा देती है या कम कर देती है, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम? कि देश में जितनी भी मुद्रा फैली है, जितने भी रुपए फैले हैं, चाहे बैंकों के पास हो चाहे पब्लिक के पास हो, उस पर आरबीआई किस तरह नियंत्रण रखती है, वो कौन से तरीके अपनाती है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा पर नियंत्रण पाया जा सके, यानी मुद्रा को कम ज्यादा किया जा सके। उन तरीकों की बात करें तो पूरे तरीके दो पार्ट में बांटे गए हैं। मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए दो पार्ट बनाए हैं। पहला है मात्रात्मक उपाय और दूसरा है गुणात्मक उपाय। दो उपाय हैं, दो तरीके हैं। एक है मात्रात्मक उपाय, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से उपाय वो बनाती है। दूसरा गुणात्मक उपाय, कि कौन कौन से गुणात्मक उपाय से मुद्रा को नियंत्रित करती है आरबीआई। मात्रात्मक उपाय में सबसे पहला है बैंक दर। अब ये बैंक दर क्या होती है भाई, समझना इसको। सबसे पहले एक तरफ मैं रखता हूं आरबीआई को, दूसरी तरफ मैं रख रहा हूं व्यापारिक बैंक को। एक तरफ है आरबीआई, दूसरी तरफ है व्यापारिक बैंक। आरबीआई ने पैसा उधार दिया, किसको? व्यापारिक बैंक को। तो बदले में आरबीआई क्या लेगी? ब्याज लेगी। भाई पैसा उधार देगा कोई भी तो बदले में क्या लेगा? ब्याज लेगी। तो यहां आरबीआई ने ऋण दिया, किसको? व्यापारिक बैंक को। और बदले में क्या लिया? ब्याज लिया। किससे? व्यापारिक बैंक से। तो लोन देने के लिए जब आरबीआई ब्याज लेगी, तो ब्याज कैसे लेगी? कोई परसेंटेज लगा के लेगी ना। 5% का ब्याज, 10% का ब्याज, 12%, 20%, 2%। ये जो ब्याज की दर है, उसी को आरबीआई ने बैंक दर बोला है। यानी बैंक दर क्या हुई? बैंक दर हमारी वो दर हुई जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंक को क्या प्रदान करती है? ऋण प्रदान करती है, लोन प्रदान करती है। उसे हम बोलते हैं बैंक दर। अभी लिखने की टेंशन मत लो, अभी पहले समझो। लिख तो हम सब कुछ ही लेंगे, है ना। पहले बस आपको समझना है क्या, कि बैंक दर का मतलब क्या होता है। फिर अपने को लिखने का काम है, वो अपन कर लेंगे, वो कल की क्लास में भी कर सकते हैं। आज तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ बस वो आपको समझना है, कि बैंक दर मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर लोन ऋण प्रदान करती है, उसे कहा जाता है बैंक दर।
दूसरा होता है रेपो दर। रेपो दर, दर मतलब रेट है ना, परसेंटेज, नाम ही है दर, दर का मतलब ही होता है परसेंट। तो रेपो दर क्या है, फिर से देखो, यहां पर मैंने रखा आरबीआई, दूसरी तरफ फिर से मैंने रखा व्यापारिक बैंक। आरबीआई ने ऋण दिया किसको, व्यापारिक बैंक को, बदले में आरबीआई क्या लेगी, ब्याज लेगी। ब्याज लेगी तो परसेंटेज के साथ लेगी, 2%, 8%, 10%। इसी को बोला जाता है रेपो दर। मतलब बैंक दर में भी हमने वही पढ़ा कि आरबीआई व्यापारिक बैंक को जिस परसेंट के ब्याज के साथ लोन प्रोवाइड करती है वो हुई बैंक दर। रेपो दर में भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर लोन प्रदान करती है वो हुई रेपो दर। लेकिन दोनों में एक फर्क है, यहाँ पर आरबीआई व्यापारिक बैंक को जो लोन प्रदान कर रही है, जो ऋण दे रही है, वो ऋण है हमारा दीर्घकालीन ऋण। और यहाँ पर आरबीआई जो रिजर्व आरबीआई जो व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान कर रही है वो है अल्पकालीन ऋण। समझे आप, मतलब दोनों में आरबीआई ही व्यापारिक बैंक को लोन दे रही है, लेकिन जब वो दीर्घकालीन लोन दे और ब्याज ले तो बैंक दर, अल्पकालीन लोन दे और ब्याज ले तो वो रेपो दर, है ना। अब अल्पकालीन यानी 1 साल से कम, दीर्घकालीन यानी 1 साल से ज्यादा का लोन, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो दो हमारी दर हो गई भाई। तीसरी है रिवर्स रेपो दर। अब देखो भाई, नाम में ही लगा है रिवर्स रेपो दर, यानी वो क्या होगी, रेपो दर की उल्टी होगी, अपोजिट होगी, रिवर्स होगी। अब क्या है, इस बार देखो भाई, आरबीआई यहां पर रखते हैं व्यापारिक बैंक। इस बार आरबीआई लोन ले नहीं रही, सॉरी, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन दे नहीं रही, बल्कि लोन ले रही है। इसलिए मैं रेड कलर का बना रहा हूं, एरो पे फोकस करना भाई। इस बार आरबीआई ने ऋण लिया व्यापारिक बैंक से, और बदले में अब आरबीआई को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। जो ब्याज देगी तो परसेंटेज, 2%, 5%, 10%, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर आरबीआई ब्याज लोन देकर ब्याज ले रही थी, यहाँ पर आरबीआई लोन लेकर ब्याज दे रही है। ये आरबीआई के लिए फायदे की बात थी भाई, लोन दिया ब्याज मिला। ये आरबीआई के लिए नुकसान की बात है क्योंकि लोन लेके ब्याज देना पड़ रहा है ना। तो तीन दर हुई भाई, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। बैंक दर क्या है, जब आरबीआई व्यापारिक बैंक को जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करे उसे बोलते हैं हम बैंक दर। रेपो दर में हम क्या बताएंगे, जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करे वो रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, जब आरबीआई व्यापारिक बैंक से जिस ब्याज दर पर लोन ले वो हमारी होती है रिवर्स रेपो दर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आई होप कि मैं आपको ये डायग्राम बना रहा हूं तो आपको इजीली समझ आ रहा है ना। तो एक दो तीन हो गए। अब चौथे नंबर का, अभी ये गुणात्मक नहीं कर रहे हैं ना भाई, इसको अलग ही रखना। चौथे नंबर का है हमारा नगद कोष अनुपात। ये भी दर ही होती है जिसको शॉर्ट में सी आर आर भी बोलते हैं। आपको ये नाम भी ध्यान रखना है, सी आर आर।
CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। तो नगद कोष अनुपात क्या है भाई, वो समझो आप। अब देखो यहां पर हमने रखा फिर से आरबीआई को, यहां पर है हमारी व्यापारिक बैंक। अब सबसे पहली बात तो भाई व्यापारिक बैंकों को व्यापार करना है, बिजनेस चलाना है, तो व्यापारिक बैंकों के पास पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा लेती है वो जनता से। यहाँ जनता, जो जनता है ना, वो जनता क्या करती है, जमा करती है पैसा किसके पास, व्यापारिक बैंक के पास। तो व्यापारिक बैंक के पास जब पैसा आ गया, मान लो कितना आ गया, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जनता ने जमा कर दिए किसके पास, व्यापारिक बैंकों के पास, है ना। ये सबसे पहला काम होता है कि जनता ने जमा करे कितने, 10 लाख रुपए व्यापारिक बैंक के पास। अब आरबीआई निर्देश देगी, निर्देश देगी, किसको निर्देश दे रही भाई, व्यापारिक बैंक को। निर्देश में क्या बोलेगी वो, पहली बात तो ये दूसरे नंबर का काम, पहला जनता ने जमा करा व्यापारिक बैंक के पास पैसा, आरबीआई ने देखा पैसा जमा हुआ व्यापारिक बैंक के पास, तो आरबीआई निर्देश दे रही है व्यापारिक बैंक को। क्या निर्देश दे रही है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा जमा होके आया है जनता से, तुम्हारे पास जनता से जमा होके जितना भी पैसा आया है, उसका कुछ हिस्सा आप मेरे पास जमा कर दो। मतलब अगर आपके पास 10 लाख आए हैं, तो 10 लाख में से कुछ हिस्सा आप क्या कर दो, मेरे पास लाके जमा कर दो। साहब ये तो हफ्ता वसूली हुई, हाँ हफ्ता वसूली समझो, पर आपको मेरे पास लाके जमा करना है। ये क्या काम हुआ, तीसरे नंबर का। तो क्या हुआ भाई, सबसे पहले जनता ने जमा करे व्यापारिक बैंक के पास, व्यापारिक बैंक को आरबीआई ने निर्देश दिया लाओ साहब कुछ पैसा मेरे पास जमा करो, तो व्यापारिक बैंक इनके पास पैसा जमा कर देगी। मान लो 10 लाख में से जमा कर दिए व्यापारिक बैंक ने कितने रुपए, 1 लाख, 1 लाख रुपए जमा कर दिए, है ना। एक काम करता 20 लाख जमा करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर जमा कर दिए 2 लाख। तो 20 लाख जनता से आए, 2 लाख आपने जमा कर दिए, तो 20 लाख का कितना परसेंट जमा हो गया, ये हुआ भैया 10%। कितना हुआ, 10% हुआ ना भाई, 20 लाख में से 2 लाख आपने जमा कर दिए, यानी बैंक ने, आरबीआई ने कितना परसेंट जमा करवा लिया, 10% जमा करवा लिया। ये जो 10% जमा करवाया आपके पास, टोटल जमा का आरबीआई में जितना भी व्यापारिक बैंक से जमा करवा लिया आरबीआई ने, उसी को कहा जाता है नगद कोष अनुपात। तो नगद कोष अनुपात है क्या भाई, कि व्यापारिक बैंक के पास जनता से जितना भी जमा पैसा होता है, जमा पैसा आता है, उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है। तो आरबीआई के पास जितना प्रतिशत जमा कर दिया, उसे ही कहा जाता है नगद कोष अनुपात, है ना। और कैसे चलेगा, सबसे पहले पहला काम जनता ने जमा किया, आरबीआई ने निर्देश दिया लाओ भाई तुम्हारे पास पैसा आया मेरे पास जमा करो, फिर व्यापारिक बैंक ने असल में जमा कर दिया, तो जो जमा किया, तो परसेंट बताना पड़ेगा क्योंकि हर बैंक को अलग अलग थोड़ी बताएगी। तो बैंक क्या बोल देती है साहब, जिस कोई सी भी व्यापारिक बैंक तुम्हारे पास जनता से जितना भी आ रहा, 10% लाके मेरे पास जमा कर दो। तो वो जो 10% है, उसको कहा जाता है नगद कोष अनुपात। चौथे नंबर का हो गया। अब पांचवें नंबर का है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में SLR। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, SLR। SLR का फुल फॉर्म स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टेचुटरी वैधानिक, लिक्विडिटी तरलता, रेशो यानी अनुपात।
तो वैधानिक तरलता अनुपात क्या है भाई, अब ये समझो। अब देखना भाई, यहाँ पर जो आपने पढ़ा था, अभी पहले अपन फिर से यही बना लेते हैं कि सबसे पहले तो कौन है भाई, आरबीआई यहाँ बनाई हमने, यहाँ पर हमने बनाई थी क्या, व्यापारिक बैंक। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, जनता ने जमा किया व्यापारिक बैंक के पास, कितना जमा किया, रुपए 20 लाख। आरबीआई ने सेकंड नंबर पे निर्देश दिया, निर्देश देगी। आरबीआई ने क्या निर्देश दिया भाई, आरबीआई ने निर्देश दिया कि तुम्हारे पास जितना भी जमा आया है उसका एक फिक्स परसेंट आप क्या करो, मेरे पास जमा करो। व्यापारिक बैंक को निर्देश दिया आरबीआई ने, तो व्यापारिक बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई की बात माननी पड़ेगी। तो उसने जमा कर दिए थे, कितने रुपए जमा कर दिए थे, 2 लाख रुपए जमा कर दिए थे, जो कि कितना परसेंट था, 10% था, है ना, ये उसने जमा कर दिए थे। तो फर्स्ट नंबर पे निर्देश जमा हुए, सेकंड नंबर पे आरबीआई ने निर्देश दिया, थर्ड नंबर पे व्यापारिक बैंक ने वो पैसा जमा भी कर दिया। ये तो कहानी हो गई। हमने ये तो जाना कि ये जो 10% है वो सीआरआर है, नगद कोष अनुपात है। फिर आरबीआई ने कहा क्या, आरबीआई ने ये जमा हो गए, उसके बाद चौथे नंबर पे फिर निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया कि भाई अब तुम्हारे पास 20 लाख आए थे, तुम्हारे पास जमा कर दिए तुमने कितने, 2 लाख मेरे पास। तो अब व्यापारिक बैंक के पास बचे, बचे कितने आपके पास, 18 लाख अभी भी बचे हैं। इसके जमा करने के बाद अब बचे कितने हैं, 18 लाख। तो आरबीआई बोलेगी कि भाई ये जो 18 लाख तुम्हारे पास बचे हैं, इसको पूरे को लोन मत बांट देना। ये जितना भी तुम्हारे पास आ रहा, इतने पूरे को लोन नहीं बांटना है, इसका कुछ हिस्सा आप अपने पास रोक के रखो। जितना आया था उसका कुछ हिस्सा तो आपने मेरे पास जमा कर दिया, पर अभी भी आपके पास जितना भी पैसा बचा है उसका कुछ हिस्सा आप अपने पास रोक के रखो, और फिर जो बचेगा वो लोन में बांटना। ऐसा कौन बोल रहा है, आरबीआई। यानी आरबीआई ने एक निर्देश तो क्या दे दिया, निर्देश देश ही लिख दिया मैंने, निर्देश देगी होना था, निर्देश देगी। हाँ, क्या बोला था आरबीआई ने कि भाई कुछ हिस्सा तो आप मेरे पास जमा करो। फिर आरबीआई फिर से क्या निर्देश दे रही है कि आपके पास जितना भी बचा उसका कुछ हिस्सा आप अपने पास रोक के रखोगे। यानी व्यापारिक बैंक क्या करेगी कि जो भी बचा है उसका कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा मान लो कितना, अपन मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, इतना ही मान लेते हैं, 1.8 लाख। 1.8 लाख को क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक क्या करे, स्वयं के पास रखे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब 20 लाख व्यापारिक बैंक के पास आए थे तो आपने 2 लाख तो क्या करवा दिए, आरबीआई के पास जमा करवा दिए। बचे 1.8 लाख, ये कितना परसेंट है इसका, ये भी है 10%। 10%, 1.8 लाख आपने व्यापारिक बैंक से कहा भैया तुम अपने पास रखो। और अब बचा कितना, अब बचा है, अगर अपन इसमें से माइनस करें तो बचा ये 16.2 लाख। ये जो पैसा बचा है, इस बचे पैसे को आप क्या कर सकते हो, ऋण प्रदान कर सकती है। कौन कर सकती है, व्यापारिक बैंक। यानी कुल मिला के आरबीआई ने ये कह दिया कि जितना भी पैसा आएगा उसका कुछ परसेंट तो आप मेरे पास जमा करो, और जो बचा वो भी पूरा लोन मत दे देना, उसका कुछ हिस्सा आप अपने पास रखो। कुछ हिस्सा कितना, अभी मैंने निकाल लिया 10%। कैसे, 18 लाख का 10%, 1.8 लाख, कितना आया ये, 10%। ये हिस्सा आप अपने पास रखो, जो बचेगा उसको लोन बांट देना। तो वो जो आरबीआई ने कहा कि कुछ हिस्सा आप अपने पास रखो, कितना रखो, जितना भी परसेंट बोले, 2%, 5%, 10%, ये कुछ हिस्सा जो अपने पास रखने की बात करती है आरबीआई,
अपने पास मतलब व्यापारिक बैंक से बोलती है आप अपने पास रखो, खुद के, किसी को नहीं दोगे। वो हिस्सा ही कहलाता है आपका वैधानिक तरलता अनुपात। इस तरीके से ये आपके 5% हैं जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से, सबसे पहले मात्रात्मक अनुपात में पहला अनुपात है क्या? बैंक दर। आरबीआई ने व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन लोन दिया तो बदले में ब्याज लेगी। ये ब्याज का जो परसेंट रहेगा, ब्याज जिस दर पे लेगी आरबीआई, उसे बोला जाता है बैंक दर। फिर आरबीआई अगर व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन थोड़े समय के लिए लोन देती है तो भी बदले में ब्याज लेगी। ये ब्याज जिस दर पर लेती है आरबीआई उसे बोला जाता है रेपो दर। फिर आरबीआई कई बार व्यापारिक बैंकों से लोन लेती है, तो ये जो आरबीआई व्यापारिक बैंकों से लोन ले रही है तो बदले में ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज देने की, चुकाने की जो दर है उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो दर। उसके बाद नगद कोष अनुपात, सीआरआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो। इसी में देखो, नगद यानी कैश, कोष यानी रिजर्व, अनुपात यानी रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है कि जनता से जितना भी जमा होता है तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को निर्देश देती है कि आपके पास जितना भी जमा आया उसका कुछ हिस्सा आप मेरे पास लाके जमा कर दो। वो जो कुछ हिस्सा, वो जो कुछ परसेंट है जो आरबीआई बोलती है मेरे पास लाके जमा कर दो, उसे ही बोला जाता है नगद कोष अनुपात। फिर वैधानिक तरलता अनुपात, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। वैधानिक यानी स्टेचुटरी, तरलता यानी लिक्विडिटी, रेशो यानी अनुपात। इसमें क्या बोलती है आरबीआई? इसमें आरबीआई बोलती है कि भाई जितना भी जमा आपके पास हुआ था उसका कुछ परसेंट तो आपने मेरे पास जमा कर दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया था? जिसको हमने बोल दिया था सीआरआर। ये सीआरआर था ना हमारा, ये जो यहाँ पे रखा, ये क्या है हमारा? सीआरआर है। तो ये तो हो गया सीआरआर। पर जितना भी अब आपके पास बच रहा है, 20 में से 10, 20, 2 लाख आपने यहाँ जमा कर दिए, बचे 18 लाख आपके पास। तो व्यापारिक बैंक सुनो, ये जो 18 लाख बचे इसको सीधे सीधे लोन में मत बांट देना। इसका कुछ हिस्सा आप स्वयं के पास रखो। स्वयं के पास आपने ये जो 10% रखा, इसे ही बोला जाता है एसएलआर। ये आप अपने पास रखो और फिर जो बचेगा उसका लोन बांटना। तो ये जो 10% व्यापारिक बैंक से बोला गया कि आप स्वयं के पास रखेंगे, इस परसेंटेज को ही क्या कहा जाता है? व्यापारिक बैंक के पास स्वयं के पास रखा गया पैसा वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। तो ये हमारे 5 मात्रात्मक उपाय है, जिसमें अभी हमने उपाय तो जाने नहीं, हमने बस एक ही चीज जानी, बैंक दर क्या होती है, रेपो दर क्या होती है, रिवर्स रेपो दर क्या होती है, नगद कोष अनुपात क्या होता है और वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, ये हमने जाना। अभी हमको ये तो पता ही नहीं कि मौद्रिक या साख नियंत्रण होगा कैसे, है ना? वो वाली कहानी तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो समझो, बाकी हम कल लिखेंगे सब, है ना? अभी तो हमने मात्रात्मक उपाय पढ़े, गुणात्मक उपाय तो अभी तक हमने पढ़े ही नहीं है। वो अभी शायद आज और कल की क्लास में हो भी नहीं पाएगा। अभी तो हमारा फोकस क्या था? मात्रात्मक उपाय का ये जो मीनिंग है वो समझने में। मीनिंग समझ आ जाएगा तो फिर हम लिख भी लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो भाई, ये जो जितने भी हमने समझे कॉन्सेप्ट, ये तो हमने इनका मीनिंग समझा। उपाय क्या है मौद्रिक नीति का? तो वो देखो आप यहाँ पर कि देश में, अगर मैं बात करूं, एक तो मैं बात करता हूं देश में मुद्रा की, कि देश में जो मुद्रा है उसको कम ज्यादा करना। तो वो कम ज्यादा कैसे होगी ये समझो। ये जितने भी परसेंटेज हैं, पांचों के पांचों, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर, इनके परसेंटेज अगर बढ़ा दिए जाएं, अगर ये जो दरें हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक साइड, जो हमारी क्या है, एक तरफ है दर और दूसरी तरफ क्या है? मुद्रा। तो अगर ये जो दर है कोई सी भी, इनको अगर आपने बढ़ा दिया इन द सेंस, ब्याज 5% ले रही थी आरबीआई, 15% लेने लगी। ब्याज 8% ले रही थी, 10% लेने लगी। ब्याज 6% दे रही थी, 7% देने लगी। 10% जमा करने का बोला था, 15% जमा करवाने लगी। 10% स्वयं के पास रखने का बोला था, 20% कर दिया। तो कुल मिला के ये जितनी भी दरें, किसी भी दर को, सबको या किसी भी एक दर को अगर ये बढ़ा देती है तो देश में मुद्रा की कमी हो जाती है भैया। मतलब अगर ये दर बढ़ी तो देश में मुद्रा कम हो जाएगी। और
इसी का उल्टा, अगर इनमें से किसी भी दर को या सभी को कम कर दिया गया तो देश में मुद्रा की मात्रा क्या होने लगेगी? बढ़ जाएगी। ये है उपाय। ये जो अभी हमने बनाया, ये है उपाय। ये जो पढ़ा, ये तो मतलब था कि बैंक दर का मतलब क्या होता है, रेपो दर का मतलब क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर, इन सब के मतलब क्या होते हैं। पर उपाय कहाँ हुआ मुद्रा या साख का? तो उपाय या मुद्रा साख का क्या है कि आप कोई सी भी दर उठा लो, अगर किसी भी दर को, उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया तो देश में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, और किसी भी परसेंट या दर को कम कर दिया तो देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। इस तरीके से मात्रात्मक उपाय से देश में मौद्रिक या साख नियंत्रण पर उपाय अपनाती है आरबीआई, वो भी कौन से? मात्रात्मक उपाय। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने जो आरबीआई के मौद्रिक या साख नियंत्रण के उपाय हैं, उन उपायों में मात्रात्मक उपाय के जितने भी पॉइंट थे उनका केवल मतलब जाना, और ये जाना कि ये उपाय काम किस तरीके से करते हैं ना, ये जो हमने बनाया, इससे हमको पता चल रहा है कि काम किस तरीके से होता है। अब कल की क्लास में हम इन सब के मतलब लिख लेंगे, और फिर उनके साथ में ये लिख लेंगे, और कोशिश रहेगी कल की में तो नहीं हो पाएगा, परसों की क्लास में हम गुणात्मक उपाय को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आज हमने केवल ये जाना, कल इन सब के मैं मीनिंग मीनिंग लिखवाऊंगा आपको, है ना, और फिर परसों की क्लास में गुणात्मक उपाय हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई। तो तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।